Good morning, students. We have done up to the topic capacitance and parallel plate capacitor, principle of parallel plate capacitor. Today I am going to explain you capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने पढ़ा था, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। कैसे हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये हमने आज कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये है प्लेट की कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, ये है कैपेसिटर की सेकंड प्लेट। दिस इज विथ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज विथ नेगेटिव चार्ज एंड कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है। अब यहाँ इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, ये हो गई चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू और इस पर चार्ज है माइनस क्यू। ये जो दोनों प्लेट्स हैं एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, डी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया, ये प्लेट यहाँ पर तो मैंने इस तरीके से शो की है, जब इन्हें पैरेलल रखा गया तो ये ऐसे शो हो रही हैं, बट सपोज ये प्लेट इस तरीके से है, ये तो ये इसका कुछ एरिया आएगा। तो प्लेट का एरिया है कितना, ए एरिया है प्लेट का, ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब हमें मालूम है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड वी नो V इज इक्वल टू EDR। हमें V EDR मालूम है, इस फॉर्मूले से हम V निकाल सकते हैं। तो जो हमें V की वैल्यू मिलेगी, उस V की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बट यहाँ से जो हम V कैलकुलेट करने वाले हैं, वो V कैसे कैलकुलेट करेंगे, E कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जो E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बच्चों यहाँ डेरिवेशन में मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, उसके बाद पीछे एक्सप्लेन करूँगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लेट्स के बीच में, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो मैंने E की जगह रख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DR मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, D डिस्टेंस है, तो मैंने DR की जगह D लिख दिया है। तो आई कैन राइट V इज इक्वल टू, अब ये सिग्मा जो है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा आपने पढ़ा था बच्चों पीछे, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन ए। तो मैं सिग्मा की जगह लिख सकती हूँ Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इधर ऊपर इंटू डी। ये हो गई V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू। अब जब हमें पोटेंशियल पता चल गया है, तो हम इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, और V की जगह हमने रख दिया QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन Q इंटू डी, Q से Q कैंसिल, सो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिल रही है, देखो बच्चों, अगर एरिया ज़्यादा होगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, अगर दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी। कब है परमिटिविटी, जब इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई दूसरा मीडियम भी हम रख सकते हैं, या कोई इंसुलेटर, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं इंसुलेटर को, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। तो यहाँ अगर आप डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में रख दोगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, हमने सीधे लिख दिया दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए ये कोई दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये हो गई पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट और ये है नेगेटिव चार्ज प्लेट।
अब हमें क्या करना है, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ पे भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि यहाँ जब आपने लेफ्ट साइड में लेफ्ट आउटसाइड निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, और इधर बीच में जब आप निकालोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, अब जब मैं इधर इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो वो होगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया यहाँ पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में आपने जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा होगा ना, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में आपने इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो वाला डेरिवेशन देखना समझ जाओगे आप। तो इस शीट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ भी अगर इस पॉइंट पर तो जो टेस्ट चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक ये इसको रिपल करेगा, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन है इसके, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस चार्ज लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, सॉरी, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाली प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर बाहर अगर आप देखते हो तो ये भी सेम होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, तो इसको मैं पॉजिटिव ले सकती हूँ। तो बाहर ये जो आउटसाइड है, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैं दोनों को ऐड कर दूंगी, दोनों को ऐड करके 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में आप कहो बाहर या फिर इस साइड में आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इधर भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ बीच में 0 नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि इस प्लेट की वजह से यहाँ किसी पॉइंट पर, अगर इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर मैं निकालती हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी ऐसे ही होगी, क्योंकि जो इधर निकाल रही मैं इस पॉइंट पर और टेस्ट चार्ज इधर रखा है तो वो इधर की तरफ जाएगा, रिपल होगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जो नेगेटिव शीट की वजह से इस पर जो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी इतना होगा और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, दोनों हमने पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, अब जब नेट निकालूंगी तो दोनों को ऐड कर दूंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ से हमने वहाँ पर रखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना है आप सीधे EDR, ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, लेकिन वो आया कैसे ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इनफाइनाइट शीट वाला एप्लीकेशन आपने यहाँ पर यूज़ करना है, उससे निकल जाएगा ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो अगला केस मैं अभी आपको बता रही थी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, या जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, कोई इंसुलेटर रख दिया जाए, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा उस इंसुलेटर को रखने का। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों, इंसुलेटर को रखने से क्या होता है, ये जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब मैंने ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, यहाँ एयर थी, तो उसका कुछ कैपेसिटेंस तब होगा, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ C0 से या CO से। ठीक है, C0 से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। जब मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया है या इंसुलेटर रख दिया है, अब मैं इसके कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ CM से। M क्या है? मटीरियल। CM से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Q, चलो यहाँ से देख लेते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, हमें पहले से मालूम है। Q अपॉन V को हम EDR लिखते हैं, V इज इक्वल टू EDR। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा EO इंटू DR, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, E इंटू D हो गया। जब मैंने दोनों के बीच में कोई मटेरियल रख दिया है या डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, तो CM को मैं रिप्रेजेंट करूंगी Q अपॉन V से, इज इक्वल टू Q अपॉन, अब इस V की जगह मैं लिखूंगी EM इंटू D। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसको C0 लिख देते हैं। अब जो रेशियो होगा CM अपॉन C0, ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये इससे कितना ज़्यादा है, CM अपॉन C0, ये किसके बराबर होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। एक चीज़ और बच्चों, आप फर्स्ट चैप्टर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और भी पढ़कर आए हो, तो यहाँ पर वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, पहले इससे ही हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो CM आप लिख सकते हो, मीडियम रखने पर जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू C0।
तो सी नॉट इंटू के टाइम्स, ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट, ये आ गया। या दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़्यादा होगा? जब दोनों के बीच में एयर होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो इंसुलेटर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर को रखने से क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ई एम की वैल्यू कम होगी। इसलिए मैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई एम लिख रही हूँ, क्योंकि ई एम कम है और ई नॉट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन हमें मिलता है, ई नॉट इज इक्वल टू के ई एम, ठीक है, ये पता चला। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर है यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इज इक्वल टू आपने पढ़ा था एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा होगा। एम मैंने यहाँ पर शो किया है मटेरियल को शो करने के लिए, तो ये इसके बराबर भी होता है, इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी नॉट। और अगर मैं कूलम फोर्स की बात करूं तो आपने कूलम फोर्स के टर्म में भी इसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो ये इतना रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दो मटेरियल के केस में परमिटिविटी दी है, एयर के केस में दी है, तब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे निकालोगे, अगर कैपेसिटेंस दिया है तो ऐसे निकालोगे, अगर फोर्स दिया है तो ऐसे निकालोगे। ये इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इतने रिलेशंस आपको आने चाहिए, ठीक। तो अब एक चीज़ और, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक की बात की तो मैंने लिखा सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट, ये हमें यहाँ से मिला था ना रिजल्ट। तो अब बच्चों हमें सी नॉट की वैल्यू पता है, अभी हमने सी नॉट का डेरिवेशन कैलकुलेट किया था, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था, ठीक है। तो यहाँ सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट, सी नॉट की वैल्यू इधर रख देते हैं तो हमें सी एम मिल जाएगा। सी एम मतलब मटीरियल को रखने पर कैपेसिटेंस कितना है, तो सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट, और यहाँ पर सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रख दी, ये मिल गया आपको सी एम की वैल्यू। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हो तो डाइलेक्ट्रिक से फर्क क्या पड़ा, ये इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा ये सी एम की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो एरिया पर तो डिपेंड कर ही रहा है, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना कम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा उतना कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। ये था आपका कैपेसिटर को रखने पर डाइलेक्ट्रिक पर क्या इफेक्ट, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को रखने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटर को या फिर डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे, ठीक है। तो इससे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। तो चार्ज को जब आपने स्टोर किया, देखिए जब आप इस प्लेट को चार्ज कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, तो आपने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जैसे ही आपने पहला पॉजिटिव चार्ज दिया दूसरा आप देने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो जब वो रिपेल करेगा तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। तो वो एनर्जी कितनी होती है, वो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हमको डिराइव करना है। तो कुछ चीज़ें देखते हैं, एक मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगी, ये इजी मेथड है, लेकिन आपको जो करना होता है वो कैलकुलस मेथड करना होता है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। देखिए सबसे पहले इनिशियली जो पोटेंशियल है इन प्लेट्स पर, पोटेंशियल ज़ीरो है क्योंकि चार्ज हमने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। तो इनिशियली हम इस पर कितना वर्क कर रहे हैं, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इज इक्वल टू 0, एक वर्क ये हो गया। फाइनली हम इस पर वर्क करते गए और फाइनली फाइनल पोजीशन तक जो V है V फाइनल जो हमें मिला पोटेंशियल, वो V के बराबर मिल रहा है। तो जो W फाइनल होगा, फाइनल वर्क डन होगा, वो Q इंटू V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें इनिशियल वर्क 0 मालूम है और फाइनल वर्क ये पता है। तो टोटल इधर वर्क कितना हुआ, अब इनिशियली भी कुछ वर्क किया है, फाइनली भी कुछ वर्क किया है, तो दोनों का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस QV अपॉन 2, मतलब
हाफ Q इंटू वी। यही एवरेज वर्क यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू वी। ये है आपका पहला फॉर्मूला एनर्जी का, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट मार्क भी किया है, देखिए। बट हमें इस फॉर्मूले से नहीं करना होता है, जो आप अपनी बुक्स में देखोगे वो कैलकुलस मेथड से होगा, वो अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। देखिए, चार्ज Q इज गिवन, जब हमने इस कैपेसिटर को Q चार्ज दिया कैपेसिटर की प्लेट को, तो पोटेंशियल इंक्रीज्ड बाय dV, तो उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, dV पोटेंशियल बढ़ा है, ठीक है, जब हमने Q चार्ज दिया। तो जो dW हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू dV हो जाएगा, dW इज इक्वल टू Q इंटू dV। अब ये तो हमने Q चार्ज दिया तो बहुत कम पोटेंशियल बढ़ा dV, बट अब हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और वर्क भी ज़्यादा होता रहेगा। तो जब हमें यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करेंगे आप इसको 0 से V, क्योंकि पोटेंशियल आपका 0 से V गया है। स्टार्टिंग में पोटेंशियल 0 था और फाइनल स्टेट पर आपने उसका पोटेंशियल V तक बढ़ाया है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, dW का इंटीग्रेशन, सीधे W आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू V। Q की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q कितना हो जाएगा, C इंटू V, Q इज इक्वल टू CV। तो मैंने Q की जगह क्या लिख दिया है, CV dV, ठीक है। अब C होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो बच्चों, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसमें ये जितने भी पैरामीटर्स आए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट रहेगी। प्लेट का एरिया बदलने वाला नहीं है, प्लेट का एरिया वही रहेगा उस केस में, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी सेम रहेगी, आप उसे बढ़ाओगे घटाओगे नहीं। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो ये पूरा C जो है कैपेसिटेंस वो कांस्टेंट है, तो ये C कांस्टेंट बाहर आ गया। V का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू V। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से आपको जो दूसरा फॉर्मूला मिल गया वर्क डन का, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ये मिल गया आपको फॉर्मूला दूसरा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक तीसरा फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसके टर्म में, Q और C के टर्म्स में। वो कैसे करोगे आपको मालूम है, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, V की वैल्यू। यहाँ इस फॉर्मूले से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C लिख सकते हो आप, किसको, V को। तो यहाँ इस फॉर्मूले में V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इस C से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये बच गया आपके पास। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला मिला आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर रहती है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब न्यूमेरिकल्स में ये तीनों ही फॉर्मूले आप यूज करोगे, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है तो एनर्जी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो इससे निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। दिस एनर्जी लाइज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये एनर्जी कहाँ आएगी, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में, या आप कह सकते हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कैपेसिटर में अभी मैंने आपको बताया था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इधर 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये एनर्जी भी यहीं लाई करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, या आप कह सकते हो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। अब उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं कैपेसिटर्स को, और कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, ठीक। तो एक चीज़ आप देख लो, एक डिफरेंस समझना, जब हम कैपेसिटर का सिंबल बनाते हैं, कैपेसिटर यहाँ आपको बताती हूँ अलग से, कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसा, ये दोनों जो प्लेट्स होती हैं वो इक्वल दिखाते हो आप, ठीक है, ये है कैपेसिटर। अगर मैं सेल शो कर रही हूँ, सेल, तो एक सेल में आपको मालूम होना चाहिए एक बड़ा होता है और एक छोटा आप शो करते हो, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता है बैटरी का, पॉजिटिव एंड, और ये वाला नेगेटिव एंड होता है। तो ये अगर है तो ये सेल है, और ये अगर इस तरीके से दिया तो ये कैपेसिटर है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।
अब आपको देखना है चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे दौड़ता है। देखो ये हमने एक कैपेसिटर रखा और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया सेल से, बैटरी से नहीं सेल से। तो ये सेल से जब आप कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस वाली प्लेट से, देखो जब ये प्लेट न्यूट्रल रहेगी, न्यूट्रल रहने का मतलब यहाँ पर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव भी हैं इस प्लेट में, तभी तो न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव्स को खींच लेगा, नेगेटिव्स को खींच लेगा तो इस प्लेट पर कौन से चार्ज रह जाएंगे, पॉजिटिव। ये नेगेटिव यहाँ से सारे पॉजिटिव को खींच लेगा और ये वाली प्लेट बन जाएगी नेगेटिव। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है, चार्ज दे दिया आपने कैपेसिटर को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग। और जब आप यहाँ से चार्ज हटा दे रहे हो, हटाने का मतलब ये जब आप बंद कर दोगे, यहाँ सेल बंद कर दोगे, बंद करोगे तो यहाँ से जितना भी है वो वापस लौट के इधर आ जाने वाला, या आप ऐसा कह सकते हो यहाँ वाला जो नेगेटिव है ये भी मूव करने के बाद में इधर इन वालों को न्यूट्रलाइज कर देता है और इधर चार्ज गायब हो जाता है। मैंने यहाँ पर शो किया है इसकी हेल्प से, इस डायग्राम को ऐसे शो करते हैं, ये हो गई डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। वैसे डिस्चार्जिंग का यहाँ पर उतना ज़्यादा कोई रोल है नहीं, आपको चार्जिंग इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ हम जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पर सेल लगाएंगे, सेल या बैटरी लगाएंगे, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों देखो इस तरीके से, जब एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर तीसरा कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हैं, किस तरीके से, पहले वाले की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे वाले के पहली प्लेट से जुड़ा है, दूसरे वाले की जो दूसरी प्लेट है वो इसकी पहली प्लेट से, मतलब जब कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ा हो इस तरीके से। या अगर दूसरे तरीके से समझना है, मैं आपको दूसरे टर्म्स में भी समझा देती हूँ। ये आपने तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है पी और क्यू पॉइंट के बीच में, और इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया आपने सेल से। तो जब ये सेल से चार्जिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये चार्जेस जाएंगे कुछ ऐसे। अब ये चार्ज को पूरे सर्किट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर से जंप होना पड़ेगा। जब ये इधर से जंप होकर के जाएगा तो फिर उसी रास्ते में इसको दूसरा कैपेसिटर मिल रहा है, दूसरे कैपेसिटर से जंप हुआ और उसी रास्ते में इसको तीसरा कैपेसिटर मिल रहा है, तो तब इसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ये पाथ चेंज हो जाता, ठीक है, चेंज कैसे हो जाता, अगर इस तरीके से दिया होता, ये मान लो ऐसे दिया है, सॉरी ये ऐसे, ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी लगाई है, इस तरीके से अगर दिया होता तो इस केस में जब यहाँ से चार्ज जाएगा तो ये इस वाले से गुजरने के लिए इसको ये वाला पाथ चूज करना पड़ेगा और इस वाले से जाने के लिए इसको ये वाला पाथ चूज करना पड़ेगा। पाथ यहाँ पर चेंज हो गया है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ सेम पाथ था, इससे क्रॉस हुआ, फिर इससे भी क्रॉस होना पड़ रहा है उसको, इससे भी क्रॉस होना पड़ रहा है, तब ये क्यू पॉइंट तक पहुँच रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पर पी ये है, यहाँ पर क्यू ये है, तो पी से क्यू तक पहुँचने के यहाँ पर दो पाथ हैं, एक तो ये इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है, पाथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तीन कैपेसिटर्स लगाए हैं मैंने, तीनों का कैपेसिटेंस, इसका C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ये हो गए, यहाँ से जब आपने Q चार्ज दिया इसको, बैटरी से Q चार्ज इसके पास आया और वही Q चार्ज अब यहाँ पर इस प्लेट पर Q चार्ज आया, इस Q चार्ज की वजह से इस प्लेट पर इंडक्शन हुआ, माइनस चार्ज इधर आया, इसकी वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करने का है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ Q है तो इधर सब जगह Q चार्ज ही रहेगा, कहीं पर कम ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इन सीरीज बैटरी गिव्स चार्ज Q, सो एवरी कैपेसिटर हैज चार्ज Q। जितने भी कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3 सबके पास Q चार्ज होगा। सो ऑल कैपेसिटर हैव सेम चार्ज, सबके पास सेम चार्ज होगा, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब चार्ज अगर सबके पास सेम है तो पोटेंशियल सबके पास अलग अलग जाएगा। ऐसा कैसे, पोटेंशियल अलग अलग क्यों आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, वर्क डन पर ना, वर्क आप V = W/Q लिखते हो। अब इस चार्ज को यहाँ से इस वाले कैपेसिटर से गुजारने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इधर इसको देने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको, तीनों के लिए अलग अलग वर्क है, अलग अलग वर्क होगा तो पोटेंशियल भी तीनों के लिए अलग अलग आएगा, V1 V2 और
3, तीनों के लिए पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हो, W इज इक्वल टू, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको W1, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा आपको W2 और इसके लिए वर्क आपको करना पड़ेगा W3। जब इस पूरे को आप Q से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा W अपॉन Q, W1 अपॉन Q, W2 अपॉन Q। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि चार्ज पूरे के लिए सेम है। W अपॉन Q को मैं लिख सकती हूँ V, इसको लिख सकती हूँ V1, इसको लिख सकती हूँ V2, इसको लिख सकती हूँ V3। यहाँ से भी आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है, जैसे समझना है वैसे समझो। तो यहाँ पर पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। सारे कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिवाइड हो गया है, सेम नहीं है, इसमें V1 हो गया, इसमें V2, इसमें V3, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 लिख सकते हो आप, और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 लिख सकते हो, ठीक है। अब यही वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये रहा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V अपॉन Q, अगर इसको आप Q से डिवाइड कर दो तो V अपॉन Q इज इक्वल टू V1 अपॉन Q प्लस V2 अपॉन Q प्लस V3 अपॉन Q। V अपॉन Q आपका किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। V1 अपॉन Q आपका हो जाएगा 1 अपॉन C1 के बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो आपको मालूम है C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ठीक है, बट यहाँ आपको V अपॉन Q मिल रहा है, मतलब इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। अगर V अपॉन Q है तो उसको आप 1 अपॉन C लिखोगे, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमने किया, V अपॉन Q है तो मैंने इसको लिखूंगी 1 अपॉन C, ठीक है, ये लिखा है 1 अपॉन C। इसको लिख दूंगी 1 अपॉन C1, इसको लिखा 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, तो जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो वो आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के बराबर, ठीक है। अब एक चीज और, आपने ऐसा कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन ऐसा कनेक्शन करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने C1 2 ले लिया, C2 भी 2 ले लिया, इज इक्वल टू, जब आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है आंसर। इन दोनों के मैग्नीट्यूड से कम आ रहा है, तो हमेशा क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। मान लीजिए यही कैपेसिटेंस अगर C1 होता 100, C2 होता 1, तो इसका जो कैपेसिटेंस आता वो हमेशा 1 से कम आता, लेस देन 1। ये आप याद कर लेना ट्रिक, ये आपका कंपटीशन के लिए कभी यूज होगा। अगर पहला 100 दिया है, दूसरा 1 दिया है, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा हमेशा 1 से कम आएगा। मतलब जब आप इक्विवेलेंट निकालते हो तो दोनों में जो छोटा होता है ना चार्ज, दोनों में जो छोटा कैपेसिटेंस दिया होगा उससे कम आएगा हमेशा इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे कंबाइन करेंगे आपको मालूम ही है। ये आपने पहला कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये लगा दिया, तीसरा कैपेसिटर ये, और इधर इसको कनेक्ट कर दिया है एक सेल से। अब आप देखो पाथ चेंज करना पड़ेगा, जब चार्ज जाएगा इधर से जाएगा ये वाला पाथ, इधर से जाएगा ये वाला, इधर से ये वाला, ठीक है, पाथ चेंज होगा। इसका मतलब तीनों में चार्ज भी अलग अलग पहुंचेगा। यहाँ से जो आपने, यहाँ से तो आपने Q चार्ज दिया, लेकिन इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया, डिवाइड हो जाएगा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया या डिवाइड हो गया, तो जो टोटल चार्ज था वो टोटल चार्ज आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि चार्जेस डिवाइड हो गए हैं और तीनों के कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल जब भी आप तीनों के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो सेम आएंगे, ठीक। अब तीसरा आप कैलकुलेट कर लेते हैं कैपेसिटेंस, कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हमें मालूम है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं पोटेंशियल से। पोटेंशियल से क्यों, क्योंकि पूरे के लिए पोटेंशियल क्या है, सबके लिए सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो हमने V से डिवाइड कर दिया। Q अपॉन V को आप लिख सकते हो C, या फिर C इक्विवेलेंट जो आप निकाल रहे हो वो लिख दिया हमने इसको C इज इक्वल टू Q1 अपॉन V को लिख सकते हैं हम C1
प्लस Q2 अपॉन V को लिख सकते हो C2, Q3 अपॉन V को लिख सकते हैं C3। तो जो C इक्विवेलेंट आया वो तीनों को सीधे सीधे ऐड करके आ गया, और सीधे सीधे अगर आप कभी भी ऐड करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो आप तो आप कैसा कॉम्बिनेशन लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपको कैपेसिटेंस कम करना हो तो आप कैसा लोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक चीज और, इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मैंने n कैपेसिटर्स को जोड़ दिया पैरेलली तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट C4 प्लस C5 प्लस सो ऑन Cn, ये आएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n इंटू C, ये भी लिख सकती हूँ। अगर ये सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं तब n इंटू सी लिख सकती हूँ, और अगर वहीं मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ तो उस केस में मैं n अपॉन सी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका, नेक्स्ट आपका बस 1 या 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, बाकी पूरा चैप्टर ये ओवर हो गया है। एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना, बिल्कुल ऐसा वीडियो में मैंने जो जो भी आपको बताया है ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताई हैं। नोट्स आप इससे नहीं लिखोगे, बिल्कुल ऐसा आपने नहीं लिख देना। फिर कॉपी में आप क्या करोगे, अपने खुद के एफर्ट्स लगाओगे, पीडीएफ्स देखोगे या रिफ्रेशर देखोगे, उसकी हेल्प से खुद एफर्ट्स लगाओगे। ये सीधे सीधे आपको लिखना नहीं, ये चीज़ें बस आपके समझने के लिए हैं। मैंने ईजी नोट्स बताए हैं, शॉर्ट नोट्स बताए हैं।